देखिए और एक एग्जांपल, कंटेनर वाला मैंने करा दिया था। अब इसी में देखिए एक इस टाइप के एग्जांपल भी आपको मिल जाएंगे। जैसे ये एक ट्यूब है, और इस ट्यूब में एक लिक्विड भरा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक ये एक लिक्विड है, और यहाँ से ये दूसरा लिक्विड है। ये लेंथ मान लो 8 सेंटीमीटर है, ये लेंथ 4 सेंटीमीटर है, और ये जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। इसमें से अगर इसकी डेंसिटी 4 ग्राम पर सीसी है तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, ये आपको बताना है। ये एक ट्यूब है और ट्यूब में 2 लिक्विड हमने भर दिए। डेंसिटी डिफरेंट होने की वजह से ऐसे इनके लेवल में अंतर है। एक तरफ की जो आर्म है उसकी हाइट, उसमें लिक्विड की जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है, दूसरी तरफ ये दिखा रखी है 4 सेंटीमीटर। उसके ऊपर दूसरा वाला लिक्विड है जो 6 ग्राम पर सीसी उसकी डेंसिटी है। तो जो रेड वाला इसमें जो भरा हुआ है उसकी डेंसिटी क्या होगी, ये आपको बताना है। इसके लिए देखिए जो कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं वो ये है, मैंने आपको कल बताया था कि एक ही लिक्विड में अगर वो नॉन एक्सेलरेटिंग है तो एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होता है। एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है। काफी आसान है, आप कर सकते हैं आसानी से। 6 ग्राम पर सीसी। 6 ग्राम पर पर सीसी। सीसी। चलिए देखते हैं। बाकी लोग भी ट्राई कर सकते हैं, जो लोग अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं क्लास। मैंने यहीं से स्टार्ट किया है, ये पहला ही क्वेश्चन है। कल मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, ये सेकंड क्वेश्चन है। कुछ और भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको इसमें। देखिए मैंने आपसे कहा था कि एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर अगर नॉन एक्सेलरेटिंग लिक्विड है तो एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होता है। तो यहाँ प्रेशर और यहाँ प्रेशर सेम होगा। मैंने कहा एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर एक लिक्विड में, ध्यान रखना सेम लिक्विड होना चाहिए। तो यहाँ पॉइंट, लेट इस पॉइंट को मैं 1 कह रहा हूँ और इस पॉइंट को मैं 2 कह रहा हूँ। तो पॉइंट वन और टू पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। पॉइंट 1 और 2 पे प्रेशर सेम होगा। अब पॉइंट 1 पे प्रेशर जब लिखेंगे तो आप समझो, यहाँ इट इज ओपन टू एयर, तो यहाँ का प्रेशर पी नॉट है, यहाँ का प्रेशर भी पी नॉट है। तो जब आप लिक्विड में नीचे जाओगे, यानी इधर आप अगर जाओगे नीचे डाउन द लिक्विड, तो प्रेशर बढ़ता है। कल भी मैंने आपको बताया था पॉइंट 1 का प्रेशर P1, और P1 की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो वो आ जाएगा P0 प्लस एच रो जी। एच यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, रो ग्राम पर सीसी में है ही, और जी की वैल्यू हम जी ही लिख देते हैं, वो CGS में रख देंगे 980। हालांकि वो दोनों साइड से कट जाएगा। अब इसी तरह से P2 को हम लिख सकते हैं। P2 जब हम लिखेंगे तो हम यहाँ ओपन टू एयर है और इसके नीचे जब जाएंगे तो ये वाली हाइट हम बता सकते हैं कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। आप देखिए लेफ्ट और राइट में 8 सेंटीमीटर है रेड वाला जो लिक्विड है, और लेफ्ट में 4 सेंटीमीटर, तो इसके ऊपर 4 सेंटीमीटर रही। तो P2 की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो P0 प्लस 4 रो जी, और ये रो 1 और ये रो 2।
ये रो 1 ये वाला है और ये रो 2 आपको निकालना है। तो अब P1 और P2 बराबर होंगे। कॉन्सेप्ट क्या था? सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या रहता है? सेम। तो P1 इक्वल्स टू P2। तो ये वैल्यू हम रख लेंगे यहाँ से P नॉट प्लस 6 और रो 1 की वैल्यू 4 है इंटू जी। यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों साइड में यूनिट एक ही जैसी आएंगी। और ये P नॉट प्लस 4 रो 2 जी। तो P नॉट से P नॉट चला जाएगा, जी से जी चला जाएगा और रो 2 आ गया आपका और इधर 4 से 4 भी चला जाएगा। तो रो 2 की वैल्यू आ गई कितनी? 6 ग्राम पर cc। ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। आप नोट कर लीजिए, अगला सवाल रखता हूं मैं आपके सामने। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। नाम सुना हुआ आपने? एग्जाम्पल 3, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। देखिए ये 3 कंटेनर हैं। तीनों कंटेनर के जो बेस का एरिया है वो बराबर है मान लीजिए, और तीनों में बराबर हाइट h तक लिक्विड भर दिया गया। तीनों में बराबर हाइट h तक लिक्विड भर दिया गया। तो सबसे पहला सवाल ये है कि बॉटम पे प्रेशर और फोर्स कितना होगा। लेट यहाँ पर प्रेशर P1 है, यहाँ पे P2 है और यहाँ पे P3 है। सेम लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड की डेंसिटी रो है मान लीजिए तीनों में। तो प्रेशर P1 है और फोर्स F1 है बॉटम पर। F1 F2 F3। तो अब इसमें क्वेश्चन है इफ प्रेशर एंड फोर्स, प्रेशर एट द बॉटम, ऐसे लिखें, प्रेशर एट द बॉटम of three vessels is P1, P2 and P3, and force on bottom is F1, F2 and F3. F1, F2 and F3. Then options हैं P1 equals to P2 equals to P3 and F1 equals to F2 equals to F3. Second option है P1 greater than P2 greater than P3
और F1 greater than F2 greater than F3. Second, P1 less than P2 less than P3. F1 less than F2 less than F3. और फोर्थ है P1 P2 P3 बराबर होंगे और यहाँ पर F1 से बड़ा होगा F2 से बड़ा होगा F3। और इसमें अगर आप देखो कंटेनर के बेस तीनों के बराबर है, सेम हाइट तक लिक्विड भरा है, तो अगर ये पूछा जाता कि लिक्विड कौन से वाले कंटेनर में ज़्यादा भरा है, कौन से वाले कंटेनर में ज़्यादा भरा है, क्या लगता है आपको? तीनों में बराबर आया होगा या अनइक्वल होगा? क्या लगता है? बताइए। पहले आप अनइक्वल होगा सर। अनइक्वल अनइक्वल होगा। होगा सर। कौन से वाले कंटेनर में अनइक्वल सबसे होगा ज़्यादा होगा? तो तीसरे में तीसरे वाले में। तीसरे वाले में सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि वो ऊपर की तरफ चौड़ा होता जा रहा है, वाइड हो रहा है, ठीक है। और इसके बेसिस पे हम ये भी निकालेंगे कि बॉटम में फोर्स कितना है। माइक अपना म्यूट कर लिया करो, डिस्टरबेंस आता है, माइक म्यूट कर लिया करो, जब जवाब देना हो तो अनम्यूट कर लिया करो, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसमें? इसी सिचुएशन को हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कहते हैं। यानी लिक्विड हमने अलग अलग अमाउंट में भरा है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बोलते हैं इसको। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? इनमें से क्या आंसर हो सकता है? सर फोर्थ। फोर्थ वाला? यस सर। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। देखिए सही आंसर इसमें सबसे पहले प्रेशर हम डिसाइड करें तो हमने देखा था प्रेशर जो डिपेंड करता है वो हाइट पे करता है, और क्योंकि तीनों में हाइट बराबर है तो P1 P2 P3 बराबर होंगे। और अगर इसकी वैल्यू लिखी जाए तो P नॉट हवा का प्रेशर अगर मान लेते हैं और H रो जी ये आ जाएगा। इसमें P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और H रो जी गॉज प्रेशर या गेज प्रेशर है, ठीक है। तो ये प्रेशर तो सेम आएगा, तो फर्स्ट में से या फोर्थ में से कोई एक हो सकता है। अब सवाल आता है कि मैंने पूछा है प्रेशर एट द बॉटम एंड फोर्स ऑन द बॉटम इज, तो बॉटम पे भी अगर हम निकालेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर सेम है, एरिया सेम है, तो फोर्स भी फिर सेम आएगा। तो मैं कह सकता हूँ F1 F2 और F3 बराबर होंगे, तो सही आंसर हो गया फर्स्ट वाला। अब यहाँ आपके मन में एक सवाल नेचुरली आएगा ही आएगा और आने वाला होगा, हो सकता है आप में से कुछ पूछना भी चाह रहे हो कि सर ये वाला ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि थर्ड वाले में तो लिक्विड ज़्यादा भरा है। बिल्कुल सही बात है आपकी, थर्ड वाले में लिक्विड ज़्यादा भरा है तो फिर थर्ड वाले में फोर्स तो ज़्यादा आना चाहिए बॉटम पर, लेकिन ऐसा मैंने नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन ऑप्शन फोर्थ वाला इसी तरह का दिया है। तो यहाँ यही बात समझने की है कि फोर्थ वाले में नो डाउट लिक्विड ज़्यादा भरा हुआ है, लेकिन बॉटम पर जो फोर्स आएगा, बॉटम पर जो फोर्स आएगा वो फोर्स तीनों में बराबर होगा, क्योंकि प्रेशर सेम है और एरिया भी सेम दिया है, इसलिए फोर्स ऑन बॉटम मैंने कहा है वो सेम आएगा। तो फिर आप ये कह सकते हैं कि फिर ये जो एक्स्ट्रा हमने इसमें लिक्विड डाला उसका वेट कहाँ गया? वो वेट गया इसकी दीवारों पर। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा लिक्विड भरा है थर्ड वाले में और सबसे कम लिक्विड भरा है सेकंड वाले में। तो अब आपने कहा कि सबसे कम भरा है तो सेकंड वाला कैसे? वो जो दीवारें जो स्लेंट है ना, झुकी हुई दीवारें हैं, उन्होंने फोर्स डाल के बॉटम में प्रेशर को बढ़ाया और फोर्स को बढ़ाया होगा, जबकि थर्ड वाले केस में जो दीवारें स्लेंट हैं उन्होंने उस एक्स्ट्रा वेट को, लोड को लिया होगा। तो अगला सवाल इसमें यही पूछा जा सकता था, अगला सवाल यही पूछा जा सकता था कि बताइए जो दीवारें हैं कंटेनर की उन पे कितना फोर्स लगा, ठीक है। तो वही हम समझते हैं। तो इसमें अब मैं एडिशनल चीजें बता रहा हूँ, एडिशनल। तो सबसे पहले लेट वेट ऑफ लिक्विड
in 3 vessel. Weight of 3 liquid in 3 vessel are W1, W2 and W3. तो सबसे पहली बात तो ये है कि W3 सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद W1 आएगा, उसके बाद आएगा W2। ठीक है। weights of liquid in 3 vessel are W1, W2 and W3. तो W3 greater than W1 greater than W2। तो W3 greater than W1 greater than W2। तो अब जैसे दीवारों पे कितना फोर्स आएगा, तो इस वाले कंटेनर में, पहले वाले में अगर हम देखें तो बेस पे तो आ ही चुका है। अब बात आती है यहाँ पे, तो ये लिक्विड भरा हुआ है, तो यहाँ इसका प्रेशर पी नॉट और जो बॉटम होगा यहाँ का प्रेशर पी नॉट प्लस एच रो जी। और एवरेज प्रेशर अगर हम निकालें तो पी एवरेज मैंने आपको बता ही दिया था, दोनों को ऐड करके आधा कर देंगे, तो पी नॉट प्लस एच रो जी बाई 2। और मान लो जो दीवार है उसका एरिया पता है हमें, ये कुछ इस तरह का है, सपोज करिए स्क्वायर या रेक्टेंगुलर टाइप का है ऐसे। तो हाइट तो हमें पता ही है, और अगर ये विड्थ भी पता लग जाए तो फोर्स भी निकाल पाएंगे इतने एरिया पे। फोर्स निकालने के लिए तो मैंने बताया था आपको, ये जो कंटेनर की दीवार हमने इस तरह की ली, तो इस दीवार पे अगर हम प्रेशर निकाल चुके हैं तो एरिया से तो निकाल ही लेंगे। हाइट आपको एच दे ही रखी है, और इस कंटेनर की जो विड्थ है वो भी अगर हमें पता हो तो फिर हम फोर्स निकाल लेंगे। अब आते हैं इस वाले केस में, सेकंड वाले में, क्योंकि आपको ये तो एहसास है कि सेकंड वाले में सबसे कम लिक्विड हमने भरा है, क्योंकि ये ऊपर नैरो होता जा रहा है, बस हाइट सेम रखी है। तो एक नेचुरली क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि फिर इसमें फोर्स बॉटम पे बढ़ कैसे गया। तो अब देखिए, इस लिक्विड का इक्विलिब्रियम अगर हम देखेंगे तो इसका जो वेट है W2, जो इनमें सबसे कम है, लेकिन फिर भी बॉटम पे फोर्स जो आ रहा है वो इसकी वजह से आ रहा है। ये लिक्विड इसकी दीवारों को ऐसे बाहर की तरफ पुश कर रहा होगा, लिक्विड इसकी दीवारों को बाहर की तरफ धकेल रहा होगा लिक्विड। तो न्यूटन के थर्ड लॉ से, एक्शन रिएक्शन से, दीवार भी लिक्विड को इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ पुश करेगी। और अगर ये पुश करेगी तो फिर अब यहाँ पर फोर्स, ये आपका F और ये फोर्स F, इसके कंपोनेंट हम करेंगे और ये कंपोनेंट ऐसे आ जाएंगे। लेट ये वाला एंगल, दीवार जिस एंगल पे झुकी हुई है, सो लेट दिस एंगल इज थीटा। तो मैं ये कह सकता हूँ ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल और ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी। और अब इसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो नीचे की तरफ है ये आपका F साइन थीटा आ जाएगा, और ये F कॉस थीटा। ऐसे ही यहाँ पे ये F कॉस थीटा और ये F साइन थीटा। तो आप देख के समझ गए होंगे कि F कॉस थीटा सिमेट्री में सारे कट जाने हैं, और F साइन थीटा नीचे की तरफ सारे ऐड हो जाएंगे, और ऐड होके सारे F साइन थीटा, ऑल F साइन थीटा, ठीक है, वो ऐड होने के बाद W2 के सपोर्ट में होंगे। मैं ये कह सकता हूँ, देखिए इसको ऐसे समझो, कहीं रह जाए तो मुझे बता देना, मैं बाद में दिखा दूंगा, पहले इसी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। जैसे ये जो लिक्विड है, ये हमने मान लो सपोज करो बाहर निकाल लिया, लिक्विड को हमने बाहर निकाल लिया, ये है वो लिक्विड। तो इसका अपना वेट आ रहा होगा एक नीचे की तरफ, जो मैंने लिखा W2, और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में F साइन थीटा, सारे मिला के आगे मान लो F साइन थीटा, या मैं इसको कह रहा हूँ DF, वो बेहतर रहेगा, सारे DF ऐड होके DF साइन थीटा। तो सारे मिला के F साइन थीटा दे रहे हैं। और यहाँ पर जो फोर्स आ रहा था ये F2, बेस ने, इसकी जो बेस ने फोर्स लगाया ऊपर की तरफ F2, कंटेनर ने जो जो फोर्स लगाई लिक्विड पे, और बाहर से अर्थ ने जो फोर्स लगाए हैं। एक कंपोनेंट हाँ बोलो। नीचे वाला cos थीटा नहीं होगा? अच्छा, उल्टा लिख दिया गया मैंने, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कॉस वाला होगा, सही कह रहे हो तुम, वो गलत लिख गया मैं, करेक्ट कर लेते हैं। इधर वाला थीटा होगा तो ये कॉस होगा, उल्टा लिख दिया मैंने। तो
तो ये आ गया आपका इधर वाला आ गया कॉस और ये वाला आ गया साइन। डी एफ कॉस थीटा, तो कॉस वाले ऐड हो जाएंगे, कॉस वाले ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो देखो F2 जो है बेस ने लिक्विड पे ऊपर की तरफ लगाया था, इसका वेट W2 और F cos थीटा नीचे की तरफ। तो यहाँ पे एक सवाल ये भी हो सकता था कि दीवारों ने कितना फोर्स लगाया, तो वो सारे F cos थीटा है, उसको हम कुछ F डैश टाइप का भी कह सकते हैं, ठीक है। लेट दिस इज F डैश। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि प्लस W ये बराबर सॉरी उल्टा प्लस F2 F cos थीटा प्लस, हाँ ठीक है, प्लस F cos थीटा भी नीचे है और वेट भी है और ये आ गया आपका F2। तो अब ये जो F cos थीटा है जिसे मैं F डैश कह रहा हूँ, जैसे W प्लस F2, तो बहुत आसानी से F डैश की वैल्यू आ गई। आप समझना मेरी बात को, ठीक है। ये दिस इज F डैश इज व्हाट, इट इज द फोर्स exerted by walls of the container, फोर्स exerted by walls of the container। मुझे समझाने में जरूर टाइम लगा, लेकिन अगर बात समझ में आ गई हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि F2 माइनस W2, और F2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। F2 की वैल्यू थी भैया P2 इंटू ए माइनस W2, राइट। तो अगर आपको बता दिया जाए क्वेश्चन में सिंगल, एक तो ये 3 फिगर बने हुए आ जाएंगे जो मैंने अभी बनाए हैं। दूसरा इसमें सवाल जो बनता है वो ये ही पूछेगा, अच्छा सवाल होगा कि दीवारों ने कितना फोर्स लगाया, और एक सिंगल कोई कंटेनर आपके सामने रख देगा जैसे इसी शेप में, बोलेगा इसमें 600 सीसी पानी हमने डाल दिया। 600 सीसी पानी का मतलब 600 ग्राम हो गया, पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी होती है, तो 600 सीसी पानी डाल दिया ऐसा बताएगा, तो 600 ग्राम हो गया। तो वो वहां से आप क्या निकाल लोगे, वेट निकाल लोगे, ये वाला है ना। और ये F2 निकालोगे कैसे, P2 इंटू ए। अच्छा P2 हमने निकाला हाइट से, और वो हाइट क्वेश्चन में आपको देगा, तो वहां से ये F डैश निकल आएगा। तो P2 की वैल्यू आ जाएगी P नॉट प्लस H रो जी माइनस W, P नॉट प्लस H रो जी माइनस W2, ठीक है। ये वेट क्वेश्चन में दिया होगा कि इतना पानी हमने डाला, और बाकी हाइट दे रखी होगी, तो P नॉट प्लस H रो जी माइनस W2 करके दीवारों ने कितना फोर्स लगाया ये निकाल लेंगे। ये बात आपको समझ में आई? किसी को डाउट हो, एक अच्छा सवाल बनेगा। ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स को लेके भी माइंड में एक कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो दीवारें हैं ये कितना फोर्स लगा रही होंगी, इक्विलिब्रियम निकाल लो, एफबीडी बनाओ, फोर्सेस दिखा दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा। इसी पे आपको अगर क्वेश्चन इस टाइप का देखना हो तो एक एच सी वर्मा की एक्सरसाइज में भी एक फिगर बना हुआ होगा, उसमें इसी कॉन्सेप्ट, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिए, अब आप वो क्वेश्चन कर पाएंगे। मैं थर्ड वाले कंटेनर का भी डिस्कस करना चाहूंगा। थर्ड वाले कंटेनर में क्या होगा, अब थर्ड वाले में लिक्विड ज्यादा था, ध्यान रहे, लिक्विड ज्यादा था तो उसका एक्स्ट्रा वेट दीवारों पे गया होगा। यहाँ पे इस वाले सेकंड वाले फिगर में क्या था, दीवारों ने एक्स्ट्रा फोर्स लगा के बॉटम पे फोर्स को तीनों के बराबर कर दिया, बाकी दोनों के बराबर कर दिया, तो दीवारों ने फोर्स नीचे की तरफ दिया था सेकंड वाले फिगर में जो बना हुआ है आपके सामने। और अब थर्ड वाले में उल्टा होगा, दीवारें जो फोर्स लगाएंगी वो ऊपर की तरफ लगाएंगी, जिससे वो एक्स्ट्रा वेट दीवारों पे चला जाएगा, क्योंकि आपको ये तो पता लग ही गया, एहसास हो गया है कि यहाँ पे जो लिक्विड है वो लिक्विड सबसे ज्यादा है। ये बात आपको समझ में आई? फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ये सवाल पूछ लेगा तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? लास्ट में एरिया रह गया। एरिया रह गया, कोई बात नहीं, वो तुम लगा लेना। लो एरिया भी लगा दिया मैंने, P नॉट प्लस H रो जी इंटू ए माइनस W2, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये जो थर्ड वाला है, इसमें हमें ये पता है कि सबसे ज्यादा लिक्विड हमने इसमें डाला है, ठीक है।
और इसकी हाइट ये h है। तो सबसे पहले तो यहाँ फोर्सेस दिखाने होंगे। लिक्विड ने दीवारों को इस तरफ पुश किया होगा, इस तरह। लेट ये फोर्स DF है और दीवारों ने लिक्विड को पुश किया होगा। ठीक है, लिक्विड को दीवारों ने पुश किया होगा और इसमें यहाँ हम इसके कंपोनेंट निकाल लेंगे। ठीक है, मान लो ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा भाई, ये थीटा हो जाएगा। तो ये DF cos थीटा और DF cos थीटा वर्टिकल में आ जाएंगे और जो DF sin थीटा है वो हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा। तो पिछले केस की तरह यहाँ पर भी साइन वाले जो कंपोनेंट है वो कट जाएंगे और कॉस वाले ऐड हो जाएंगे। अब ये जो लिक्विड है, मान लो इसे हमने बाहर निकाल लिया और ये इस शेप में है, तो इस पर लगने वाले फोर्स कौन कौन से हैं? बॉटम ने जो फोर्स लगाया वो F3, इसका अपना वेट W3 और दीवारों से जो कंटेनर को मिला वो सारे DF cos थीटा ऐड होके क्या बन गया? F cos थीटा। लेट मैं इसे F डबल डैश कह देता हूँ। तो अगर इस लिक्विड का इक्विलिब्रियम हम डिस्कस करें तो मैं कह सकता हूँ कि F डबल डैश और F3 ऊपर है जो इसके वेट को बैलेंस कर रहे होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा लिक्विड इसी में डाला है। तो एक्स्ट्रा जो लिक्विड है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये वाला जो लिक्विड है, आप गौर कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। इस फिगर में मैं जो बनाने जा रहा हूँ ना, ये वाला ब्लू वाला पार्ट, ये इतना एक्स्ट्रा ही तो है। देखो यार, जो रह गया वो तो फर्स्ट वाले कंटेनर के जैसा ही तो बचा। फर्स्ट वाले कंटेनर को देखो, अगर आपने फिगर बनाया है तो फर्स्ट वाले कंटेनर में लिक्विड इतना ही तो था। ये जो मैं शेड कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले कंटेनर में इतना ही तो था, रेड वाला जो मैं शेड कर रहा हूँ। तो हाइट सेम है, बेस का एरिया सेम है, तो वेट देखा जाए तो बॉटम पे इतना ही तो आया होगा। बॉटम पर जो वेट आया होगा वो ये रेड वाले का ही आया होगा केवल, और फर्स्ट वाले कंटेनर में जो था वही है, उतनी हाइट है, उतना ही एरिया है। बाकी का ये जो ब्लू मैंने शेड किया है वो एक्स्ट्रा वेट है, वो कहाँ गया? दीवारों पर चला गया, दीवारों पर चला गया। यानी हम एक तरह से ये भी कह सकते थे कि इसका जो वॉल्यूम दिया होगा और फर्स्ट वाले का जो वॉल्यूम दिया होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एक और तरीके से F डबल डैश की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, F डबल डैश की और एक तरीके से निकाल सकते हैं कि हम जो वॉल्यूम इसमें टोटल डाला गया है लिक्विड का और फर्स्ट वाले में जो वॉल्यूम है उसका डिफरेंस निकाल लेंगे, तो ये वाला ब्लू वाला, ये इंडिगो वाला, इसका वॉल्यूम निकल आएगा, ब्लू वाले का वॉल्यूम निकल आएगा। और इस वॉल्यूम को लिक्विड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके इनटू जी कर दें तो वेट आ जाएगा। ये ब्लू वाले का वेट ही तो गया होगा दीवारों पर, ब्लू वाले का वेट ही तो दीवारों पे गया होगा। और F डैश की वैल्यू आ जाएगी W3 माइनस F3। ठीक है, तो F डबल डैश W3 माइनस F3, तो ये आ जाएगा फोर्स exerted by the walls of the container. Force exerted by the walls of the container, F double dash W3 minus F3। सर ये फोर्स तो लिक्विड के द्वारा लगाई जा रही है ना, मतलब वॉल्स पे? हाँ, अभी तो मैंने जो लिखा है वो है फोर्स exerted by the walls of the container, और इतना ही एक्शन का रिएक्शन होगा, तो इतना ही फोर्स लिक्विड ने दीवारों पर लगाया होगा। बेस अलग हो गया, बॉटम अलग हो गया। बॉटम का फोर्स तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो जो F3 निकाला था
वो बॉटम पे फोर्स था, उसको हमने सीधे P3 इंटू ए कर लिया था। अब ये जो हमने निकाला है, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल्स ऑफ द कंटेनर या बाय द कंटेनर ऑन द वॉल, एक ही बात है। एक्शन का रिएक्शन होगा ना, एक्शन का रिएक्शन होगा तो कंटेनर पर लिक्विड ने या लिक्विड ने कंटेनर पे जो लगाया, और ये हम लिख सकते हैं, ये तो W3 तो वेट है माइनस P3 इंटू ए, और ये आ जाएगा तुम्हारा W3 P0 प्लस H रो जी इंटू ए, ये F डबल डैश आ गया। पीछे वाले में आप देखिए कि F2 माइनस W2 था, यहाँ पे W3 माइनस F3, ये बात आपको समझनी चाहिए। किसी की कोई क्वेरी हो, कुछ रह गया हो नोट करने में, आप बता सकते हैं। हो गया भाई? ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर प्रेशर मेजरिंग डिवाइस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिसमें दो डिवाइस मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक है बैरोमीटर और दूसरा है मैनोमीटर। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फिर इसमें आगे कुछ क्वेश्चन हम फिर से डिस्कस करेंगे। प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, और इसमें है एक आपका बैरोमीटर और दूसरा है आपका मैनोमीटर। तो बैरोमीटर जो हम यूज करते हैं वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए करते हैं, और मैनोमीटर का नॉर्मली हम जब यूज करते हैं तो वो गैस वगैरह के प्रेशर को मेजर करने के लिए करते हैं। मैनोमीटर का एक एक करके समझते हैं कि हाउ दे वर्क। तो बैरोमीटर पहले समझ लेते हैं, इस पे भी कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। जिनके माइक ऑन है ना, माइक ऑन है, ऑफ करो, यहाँ तक साउंड आती है। बैरोमीटर, तो बैरोमीटर एक सिंपल डिवाइस है, एपार्टस होता है, जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। तो इट इज अ सिंपल डिवाइस, इट इज अ सिंपल डिवाइस या एपार्टस डिवाइस it is a simple device which is used to measure atmospheric pressure. ठीक है, और कैसे काम करता है उसके लिए देखिए, ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मरकरी भरी है। मरकरी यूज करते हैं क्योंकि मरकरी की कई खासियतें, एक तो इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो कम हाइट से काम चल जाता है। अगर इसकी जगह हम पानी यूज करते तो काफ़ी ज़्यादा हाइट आएगी। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हम मेजर करते हैं तो उसे हम 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी जो बोलते हैं, तो 76 सेंटीमीटर मतलब हो गया आपका पौन मीटर, है ना। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके हाथ की लंबाई के बराबर हो जाएगा। लेकिन इसकी जगह अगर हम पानी इस्तेमाल करें तो पानी के लिए हाइट करीब करीब 10 मीटर आएगी, वो मैं अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में। इसके अलावा मरकरी की और कई खूबियाँ होती हैं,
जैसे ये नॉन स्टिकी होता है, मैंने आपको पीछे सरफेस टेंशन पढ़ाया था तो उस समय बताया भी था कि मरकरी और ग्लास के बीच में कॉन्टैक्ट एंगल ग्रेटर देन 90 होता है, तो ये सरफेस से चिपकता नहीं है, ठीक है, तो आसानी से राइज और फॉल कर सकता है। अब क्या करते हैं, एक पतली ट्यूब लेके और इसी टब में से मरकरी भरी बिल्कुल ऊपर तक, ये जैसे ट्यूब है और इस ट्यूब में मरकरी भर लेते हैं पूरा ऊपर तक, यहाँ तक पूरा ऊपर तक भर के यहाँ ऊपर तक मरकरी भर लेते हैं। और मरकरी भरने के बाद फिर अंगूठे से इसको दबा के जो भी एक्सेस मरकरी ऊपर तक निकली होती है उसे निकाल देते हैं, लेकिन अंगूठी से इस तरह से दबाते हैं कि इसमें कोई भी हवा का बुलबुला वगैरह न ट्रैप हो जाए। ऊपर तक इसलिए भरते हैं कि जो भी एक्सेस होगी अंगूठे से दबा के उसे निकाल देंगे, लेकिन अगर पहले से थोड़ा खाली रखते तो हवा उसमें अंदर बंद हो सकती है, अंगूठे से जब दबाएंगे तो ऊपर तक मरकरी है तो एक्सेस जो होगी वो निकल जाएगी, उंगलियों से भी हाथों से भी नहीं चिपकती, अंगूठे से दबाएंगे और दबाने के बाद इसको उल्टा कर देंगे, ट्यूब को उल्टा करके वापस इसी में मरकरी के टब जो है इसमें पलट देते, इसी ट्यूब को अंगूठे को हटाए बिना, अंगूठा अभी भी लगा हुआ है, जब पूरी तरह से आपका अंगूठा डूब जाएगा तब आप इसको हटाएंगे अंगूठे को, जिससे कोई हवा इसमें न जाए। और अब क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से, वैसे तो पूरी ट्यूब आपने भरी थी, पूरी ट्यूब में मरकरी भरा था, लेकिन कुछ मरकरी नीचे सेटल हो जाएगी, ठीक है, कुछ मरकरी यहाँ पे सेटल हो जाएगी। कुछ मरकरी यहाँ पे सेटल हो जाएगी ग्रेविटी की वजह से। और ये जो हाइट है, ये वाली हाइट, ये हाइट को नाप के हम बता सकते हैं कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो मैं अभी बताऊंगा कैसे काम करता है। अब यहाँ पे ये जो खाली जगह मैंने छोड़ी है, यहाँ पे वैक्यूम होगा, क्योंकि हवा तो थी नहीं, मरकरी नीचे सेटल हो चुकी है, तो ये वैक्यूम होगा। और जब यहाँ पे वैक्यूम होता है तब हवा का प्रेशर जब नापते हैं वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी आता है। वो कैसे आएगा वो मैं बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर इस लेवल पर, ये ओपन टू एयर है, तो यहाँ पे हवा का जो प्रेशर है वो पी नॉट है, हवा का जो प्रेशर है वो पी नॉट है, यहाँ का जो प्रेशर है वो पी नॉट है, ठीक है। और यहाँ का प्रेशर अगर मैं आपसे पूछूं, वैक्यूम है तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो प्रेशर क्या होगा, 0। अब ऊपर से जब नीचे हम आएंगे एच डेप्थ नीचे, तो यहाँ का जो प्रेशर पी नॉट है उसे मैं लिखूंगा P प्लस एच रो जी, और ये जो P है ये कितना भैया, 0। तो जो P नॉट जो कि हवा का प्रेशर है, एयर प्रेशर, ओपन टू एयर है, और एक ही लेवल में, एक ही लेवल, इस लेवल में देखिए, इस लेवल में प्रेशर क्या रहता है, सेम, प्रेशर क्या रहता है, सेम। तो पी नॉट आ जाएगा एच रो, पी नॉट आएगा एच रो जी, ठीक है, पी नॉट आएगा एच रो जी, ठीक है। तो पी नॉट आ जाएगा एच रो जी। ये एच जो होता है, ये एच जब हम निकालते हैं तो मरकरी यहाँ भरी हुई है, ये एच जी है मरकरी, तो मरकरी की डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, या इस लेंथ को हम पहले मेजर कर लेंगे। तो जैसे मैंने कहा 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी आता है, तो उसको मीटर में बदलोगे तो 0.76, मरकरी की डेंसिटी 13,600 kg पर मीटर की, और जी की वैल्यू 9.8। इसकी जो डेंसिटी है मरकरी की 13,600 SI में हम रख रहे हैं, kg पर मीटर की। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो 1.013 10⁵ पास्कल, 1.013 10⁵ पास्कल, ठीक है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ये आ जाएगा प्रेशर, यही प्रेशर होता है। तो अभी नेक्स्ट टाइम कभी भी, जैसे कुछ बच्चे मैंने देखे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर ये 76 का क्या करें, ये तो लंबाई हो गई, तो ये लंबाई में आपको असल में वहाँ केवल h बताया जाता है। नेक्स्ट टाइम भी कहे कि किसी जगह पर
एक ऐसी जगह पर हैं जहां प्रेशर 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, तो वहां का प्रेशर 50 सेंटीमीटर जो बोल रहा है, तो वो हाइट आपको बता रहा है। बाकी आपको रो और जी अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करना होगा अगर एसआई में लाना है तो। अगर कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, तो मरकरी की डेंसिटी लेंगे। अगर मरकरी की जगह सपोज करो कोई डिफरेंट लिक्विड है, पानी है, तो वहां अगर कह रहा है कि एक जगह पे प्रेशर 50 सेंटीमीटर ऑफ वाटर है, तो अब वहां कंफ्यूज हो गया, क्योंकि बच्चा मरकरी वगैरह तो ये सब पढ़ के आता है, 50 सेंटीमीटर या 76 सेंटीमीटर मरकरी, इतना कई कई बार पढ़ा होता है फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी। लेकिन अब वहाँ टर्म आ गया 50 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, तो समझ जाना 50 सेंटीमीटर क्या है, पानी की, 50 सेंटीमीटर पानी की यहाँ पर हाइट है, और बाकी डेंसिटी फिर आपको पानी की रखनी होगी जो कि 1000 केजी पर मीटर क्यूब है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है कि सपोज करो आपने, जैसे मैंने कहा कि जो ट्यूब थी उसको पूरा ऊपर तक भर के और अंगूठे से दबा देते हैं, जो एक्सेस मरकरी होगी वो निकल जाएगी, और कोशिश करते हैं बिल्कुल भी उसमें कोई एक भी बबल ट्रैप ना हो, और फिर उसको उल्टा करके अपने अंगूठे को अंदर ले जाते हैं मरकरी के टब में, और फिर अंगूठे को हटाते हैं जिससे मरकरी नीचे सेटल हो जाए। पर मान लो थोड़ा लापरवाही हुई और उसमें कुछ एयर बबल ट्रैप हो गए, तो ये जो वैक्यूम आप देख रहे हैं, ये वैक्यूम नहीं होगा फिर, क्योंकि हवा अगर अंदर ट्रैप हो गई तो कुछ हवा यहाँ पर रह जाएगी, और अंदर जो प्रेशर हमने 0 लिया है वैक्यूम का, वो फिर वैक्यूम रहा ही नहीं, वहाँ कुछ प्रेशर रहेगा। तो अब मुझे आप बताइए कि जो हाइट आएगी ऐसी सिचुएशन में, वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी ही आएगी या कुछ और आएगी, और कुछ और अगर आती है तो कम आएगी कि ज़्यादा आएगी, क्या लगता है आपको? मेरा पहला सवाल है, हाइट जो आएगी मरकरी की, अगर ऊपर कुछ हवा है, इसमें वैक्यूम नहीं है, तो जो हाइट आएगी वो कम आएगी कि ज़्यादा आएगी? कम आएगी। तो कम आएगी। कम आएगी, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पी नॉट प्रेशर तो वही मिलेगा ओपन टू एयर। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऊपर जो हवा है उसने भी तो कुछ प्रेशर एक्सर्ट किया होगा, तो मरकरी फिर कम हाइट आएगी मरकरी की। इसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे इसी डायग्राम में ये इस तरह का भी सवाल पूछ सकता है मेडिकल लेवल पे, तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछ लेगा, और वहाँ 4 ऑप्शन आप समझ गए होंगे कैसे बनाएगा। 4 ऑप्शन बनाएगा, प्रेशर वही होगा 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी अगर हवा ट्रैप हो गई है, प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी से थोड़ा कम होगा, प्रेशर 76 सेंटीमीटर मरकरी से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो हाइट है, लेट मैं इसको एच डैश कह रहा हूँ, और यहाँ का प्रेशर पी है क्योंकि यहाँ वैक्यूम नहीं है, एयर है। तो और इस जगह प्रेशर तो पी नॉट होगा क्योंकि एयर का प्रेशर पी नॉट होता है, और इस जगह पे भी मैं कहूँगा प्रेशर पी नॉट ही होगा। तो अब जो मैं पी नॉट लिखने जा रहा हूँ, वो पी नॉट प्रेशर, यहाँ पे हवा का प्रेशर पी, अंदर वाली जो एयर ट्रैप हुई है, ध्यान रखना अंदर की एयर अलग है, बाहर की एयर अलग है। बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अंदर कुछ बुलबुले हवा के ट्रैप हुए थे, तो अंदर का प्रेशर जो आएगा यहाँ वाला जो मैंने पी लिखा है, वो प्रेशर कुछ डिफरेंट होगा, प्लस एच डैश रो जी, प्लस एच डैश रो जी। और इस वाले फॉर्मूले से अगर हम देखें तो यहाँ से ये आ गया एच रो जी प्लस पी प्लस एच डैश रो जी। तो आप देख सकते हैं कि क्लियरली दोनों साइड बराबर अगर हैं, तो एच डैश रो जी में जब हम पी थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं, तो एच रो जी, पी ऐड कर रहे हैं एच डैश रो जी में, अगर हम पी ऐड कर रहे हैं तब जाके एच रो जी के बराबर हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ एच रो जी एच डैश रो जी से बड़ा होगा, और रो जी कट जाएगा, तो एच डैश और एच में ये आ गया। यानी कि अगर हवा ट्रैप हो गई तो जो हाइट आएगी वो कम आएगी। अब जैसे मैंने कहा, एक सवाल तो यही बन जाएगा कि कुछ हवा ट्रैप हो गई थी, उसमें गलती हो गई, फॉल्टी बैरोमीटर था, या आपसे मिस्टेक हो गई तो उसमें कुछ हवा ट्रैप हो गई, तो अब जो वो रीडिंग देगा वो कम देगा, जो रीडिंग देगा वो कम देगा। या कह देगा कि एक जगह पर हवा का प्रेशर 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी आ रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है? तो एक मतलब तो यही है कि अगर बैरोमीटर सही है
कोई हवा ट्रैप नहीं हुई है, तो उस जगह का प्रेशर ही कम है। और इसका मतलब ये हो सकता है कि हम प्लेन एरिया से किसी हिल एरिया में चले गए होंगे, क्योंकि थोड़ा हाइट पे जब जाते हैं तो वहाँ प्रेशर कम होता है। ठीक है, दूसरा इसका मतलब ये हो सकता है कि हम प्लेन एरिया में ही हैं, जहाँ प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी होता है, लेकिन जो बैरोमीटर हम यूज कर रहे हैं उसमें हवा ट्रैप हो गई होगी, इसलिए रीडिंग कम आ रही है, इसलिए रीडिंग कम आ रही है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम इसमें मरकरी की जगह पानी यूज करते तो क्या होता। तो थोड़ा सा आइडिया मैं देता हूँ। इफ, क्योंकि पानी आसानी से अवेलेबल हो जाता है, इफ वाटर इज यूज इन बैरोमीटर, देखो यार हवा का प्रेशर तो वही रहेगा, एच रो जी जो मरकरी के केस में था, और अब यहाँ H1 रो 1 जी। हाइट बदल जाएगी, डेंसिटी बदल गई, क्योंकि आप मेरी बात को शायद समझे हो, ये जो टर्म है ये तो मरकरी के लिए है, ये पहले वाले में लिखा था, एंड दिस इज फॉर वाटर। ठीक है भाई, हाइट चेंज होगी क्योंकि डेंसिटी चेंज हो गई, क्योंकि हवा का प्रेशर तो कांस्टेंट ही होगा, बस आपने लिक्विड को बदल दिया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एच रो बराबर होगा H1 रो 1 के, और मैं कह सकता हूँ एच रो की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट। एच रो की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, यानी कि अगर डेंसिटी कम होगी तो हाइट फिर ज्यादा होगी, अगर डेंसिटी कम होगी तो हाइट ज्यादा होगी। और अगर हम यहाँ पे H1 को निकालें पानी के केस में, तो वो आ जाएगा H रो अपॉन रो 1। आप इसको ऐसे समझो कि मरकरी के केस में 76 थी, मरकरी की डेंसिटी 13,600 और पानी की डेंसिटी 1,000। तो आप देखेंगे ये तो चला जाएगा और ये एडजस्ट होके ये वैल्यू लगभग, समझना मेरी बात को, ये वैल्यू लगभग अप्रोक्स, एग्जैक्ट नहीं निकाल रहा हूँ, पर आप करके देख लेना, 13.6 आएगा और 0.76 से मल्टीप्लाई करोगे तो करीब करीब 10 मीटर आ जाएगी। थोड़ा एक्सेस आएगी 10 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, पर अभी मैंने 10 लिख दिया है, एक अंदाजा लग जाएगा, यानी इतनी हाइट हमें चाहिए। अच्छा, पहले मरकरी के केस में 0.76 मीटर है, तो ये पौन मीटर करीब हो गया है ना, 3/4 मीटर का 3/4 हो गया। तो ये कोई हाइट, मीटर सबने देखा ही होगा, मीटर का 3/4 है, 3/4 है। तो ये हाइट ऐसी है कि आप आसानी से घर में रख के इस एक्सपेरिमेंट को मरकरी के साथ कर सकते हैं। अपने घर में डाइनिंग टेबल पे एक सेटअप लगाओ और 0.25 मीटर हाइट है, तो कोई बहुत बड़ी ट्यूब आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर यही एक्सपेरिमेंट आप पानी के साथ में कर रहे होते, हालांकि पानी स्टिकी होता है, एक तो ये डिसएडवांटेज है, तो वो उतना नीचे सेटल नहीं होगा क्योंकि चिपका रह जाएगा। मरकरी नॉन स्टिकी होता है, ठीक है, बट उस फैक्टर को हम कंसीडर ही नहीं कर रहे, हम केवल यहाँ हाइट पे फोकस कर रहे हैं कि 10 मीटर है। आप 10 मीटर का अंदाजा लगा सकते हो, अभी कहने को हमने निकाली है, बट है कितना 10 मीटर, एक रफ आइडिया मैं दूं तो आपके घर में फर्श से लेके छत की ऊंचाई करीब करीब 4 मीटर होगी। आपके घर में छत और फर्श के बीच में, फ्लोर और सीलिंग के बीच का जो डिस्टेंस लगभग 4 मीटर होगा, 4 मान लो या 5 मान लो, लगभग इतना होता है। आपने कभी मेजर नहीं किया होगा, लेकिन लगभग 4 से 5 मीटर होता है। अगर मैं 4 मान लूं तो 2.5 मंजिल की बिल्डिंग हो गई, इतनी ऊंची ट्यूब हमें चाहिए कम से कम। और अगर फ्लोर टू सीलिंग हाइट में 5 मीटर भी मान लूं तो भी 2 गुना हो गया, यानी 2 मंजिला ऊंची बिल्डिंग। आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप अपने घर में तो नहीं कर सकते हो, नहीं तो छत तोड़ के दूसरे के घर में घुस जाओगे या अपनी छत को तोड़ के छत के ऊपर निकल जाओगे। मेरी बात समझ में आ गई? या आपको एक ओपन जगह चाहिए एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। तो पानी नो डाउट इजीली अवेलेबल है, बट पानी का एक तो हाइट हमको ज़्यादा चाहिए, डेंसिटी कम होती है इसलिए, और इसीलिए मरकरी को यहाँ हम यूज़ भी करते हैं। एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बहुत अच्छा डेंसिटी है इसका, बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, और इसके अलावा नॉन स्टिकी टाइप का होता है। ठीक है, नॉन स्टिकी होता है तो इसलिए चिपकता भी नहीं, तो रीडिंग भी हमें बेहतर मिलेगी। इसमें देखिए जो प्रेशर हम मेजर कर रहे हैं बैरोमीटर में, तो आपने एक चीज तो मैं नोटिस करी होगी कि अगर यहाँ पर फ्री फॉल की सिचुएशन हो जाए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, क्योंकि जो प्रेशर हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो एच रो जी है, तो एच रो जी में हाइट
मरकरी की क्या है, इसके साथ साथ डेंसिटी क्या है और ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, इस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मान लो ये पूरा सेटअप बैरोमीटर का, अगर पूरा सेटअप बैरोमीटर का और ये अगर किसी लिफ्ट में रख दिया जाए, किसी लिफ्ट में रख दिया जाए, तो फिर प्रेशर क्या आएगा और उसमें वो बता देगा आपको कि जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ जा रही है, एक्सेलरेट कर रही है, या नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, ऐसा कुछ दे देगा, ऐसा कुछ इसमें दे देगा। और इस पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, एचसी वर्मा में ही ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है। अभी मैं देखता हूँ, अगर मुझे मिलता है तो मैं अभी आपको बताता हूँ क्वेश्चन। हाँ देखिए मिल गया, मैं बता देता हूँ। जिनके पास एचसी वर्मा हो तो फ्लूइड मैकेनिक्स वाले चैप्टर में ही ये ऑब्जेक्टिव फर्स्ट या सेकंड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। तो इनमें से एक मैं आपको देता हूँ, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट का ही है, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 एचसी वर्मा का है। बढ़िया सवाल है, देखिए क्या है क्वेश्चन। ये आपने नोट कर लिया हो, अगर नोट नहीं कर पाए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं मैनोमीटर पे आऊँगा, हालांकि टाइम भी खत्म हो रहा है। तो पहले ये 2 सवाल में से एक मैं करा देता हूँ और एक आप खुद से करके देखिएगा। ये मैं शेयर कर देता हूँ आपको, या मैं अभी लिख दूंगा, क्लास के बाद मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अब देखिए HCV का है ऑब्जेक्टिव फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों है। मैं एक बता देता हूँ आपको, क्योंकि एक समझ लोगे तो दूसरा भी कर पाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है अ बैरोमीटर kept in an elevator, एलिवेटर मतलब जानते ही होगे लिफ्ट होती है, रीड्स 76 सेंटीमीटर, रीड्स 76 सेंटीमीटर when it is at rest, when it is at rest. If elevator goes up with increasing speed, मैं कहाँ से क्वेश्चन लेके आता हूँ, कहीं ना कहीं से मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको हर टॉपिक पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पे मैं आपको क्वेश्चन कराऊं। और यही चीज़ मुझे बच्चे भी कहते हैं और मैं भी कह रहा हूँ कि ये जब तक आपको इस तरह के कंटेंट, थ्योरी तो आपको बहुत सारी किताबों में मिल जाएगी, लेकिन उस थ्योरी को अप्लाई करना जब तक आप नहीं सीखोगे, एप्लीकेशन नहीं सीखोगे। और इसीलिए मैं हर टॉपिक में मेरी कोशिश होती है आपको मैं क्वेश्चंस कराऊं, एवरी काइंड ऑफ टॉपिक, एवरी काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ते हैं उसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से क्वेश्चन पिक करता हूँ, कि आपको ये भी लगे कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है, पॉसिबल है, बन सकता है, ठीक है। तो बैरोमीटर पे भी जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोग टच नहीं करते, टॉपिक ही नहीं टच करते, बैरोमीटर छोड़ देते हैं। मैनोमीटर हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे, हो सकता है मैनोमीटर शायद सुना भी ना हो, और मैं बताऊंगा आपको मैनोमीटर किस तरह से काम करता है, ठीक है। अगली क्लास में हम मैनोमीटर डिस्कस करेंगे। तो अब इसमें विद इंक्रीजिंग स्पीड का मतलब हो गया कि ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, ये एक्सेलरेट कर रहा है। अब आगे क्वेश्चन क्या है इसमें, द रीडिंग विल बी, अब जो मैनोमीटर है उसकी रीडिंग क्या होगी, सॉरी बैरोमीटर की, द रीडिंग विल बी, रीडिंग विल बी। और ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ, जब एलिवेटर में रखा है 76 सेंटीमीटर रीडिंग देता है, लेकिन अगर एलिवेटर एक्सेलरेट कर रही है तो क्या होगा रीडिंग, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है 0 होगी, दूसरा ऑप्शन है 76 सेंटीमीटर होगी, और तीसरा ऑप्शन है लेस देन 76 सेंटीमीटर होगी, और चौथा ऑप्शन है ग्रेटर देन 76 सेंटीमीटर होगी। अगला सवाल भी 10th वाला भी इसी तरह का है, दोनों मिलते जुलते हैं, हो सकता है दोनों करो, कंफ्यूजन हो आपको, लेकिन अगर आप
सही से कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो कंफ्यूजन की भी कोई गुंजाइश नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है, लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है, एक्सेलरेट कर रही है, तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्योंकि ऊपर की तरफ है, तो इफेक्टिव जी की वैल्यू क्या लगता है, ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी। यहाँ पे लिफ्ट में ही बैठ के अगर हम देखें तो जो जी डैश है वो जी प्लस ए हो जाएगा। और अब इसमें जो लिक्विड राइज हुआ, लिक्विड जो राइज हुआ इसमें, ये एच हाइट तक राइज हुआ। तो अब प्रेशर हवा का, तो हवा तो उसमें वैसी है जैसी पहले थी, हवा का प्रेशर तो भैया पी नॉट है। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या आंसर हो सकता है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। चलिए भाई देखते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ का प्रेशर लिखूंगा इस जगह का, तो पी नॉट, और यहाँ हम वैक्यूम ही मान के चल रहे हैं क्योंकि कहा तो है नहीं, तो वैक्यूम मतलब बैरोमीटर फॉल्टी नहीं है। तो अब ये यहाँ का प्रेशर 0 है भाई, और यहाँ से नीचे अगर हम उतरेंगे तो पी नॉट प्लस एच डैश मान लेते हैं, ये जो हमें निकालना है। डेंसिटी मरकरी की बदली नहीं, लेकिन ये आपका जी प्लस ए हो गया, जी डैश। और ये जब रेस्ट में था तो ये 76 इंटू रो इंटू जी था। प्रेशर तो वही होगा ना, हवा का एयर प्रेशर, एयर का जो प्रेशर है वो तो पी नॉट रहने वाला है। तो आप जी से तो जी, सॉरी जी से जी नहीं, रो से तो रो चला गया। तो आप देख के बता सकते हैं, देख के बता सकते हैं। और इसको सारे डाटा को सीजीएस में ही रखते हैं तो 76 ही कर लेते हैं। तो अब आप देखिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सेलरेशन ज़्यादा है, एक्सेलरेशन जी प्लस ए है, और राइट हैंड साइड में केवल जी है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एच डैश की वैल्यू 76 से कम आएगी? आपको मेरी बात समझ में आई क्या? यस सर। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? सी वाला। थर्ड वाला। ठीक है। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 10 भी है इसमें, इसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके है, वो भी मैं आपको दे देता हूँ। अब मैं व्हाट्सएप नहीं करूँगा, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, आप भी नोट कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है, अब बैरोमीटर, ध्यान से पढ़िएगा, उसी तरह का है लेकिन थोड़ा अलग है भाषा, इसकी लैंग्वेज डिफरेंट है। बैरोमीटर kept in an accelerator and in an elevator, in an elevator, a barometer kept in an elevator accelerating upward reads 76 centimeter. The air pressure in the elevator is बताइए। अभी कह रहा है एक बैरोमीटर है और वो एक लिफ्ट में रखा हुआ है, और वो लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है, लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है, और अब बैरोमीटर 76 सेंटीमीटर रीडिंग दे रहा है जब लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है। तो उस लिफ्ट में प्रेशर जो होगा वो 76 सेंटीमीटर ही होगा, उससे कम होगा या उससे ज़्यादा होगा? लेस देन 76, ग्रेटर देन 76, जीरो? क्या लगता है आपको? पीछे के क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आप इन दोनों को चाहें तो रिलेट कर सकते हैं। Less than 76.
लेस देन 76, greater than 76. ग्रेटर देन 76। हाँ भाई, देखो पिछले क्वेश्चन को ही समझो। पिछले क्वेश्चन को ही अगर समझो तो जब लिफ्ट एक्सेलरेट करने लगी थी तो प्रेशर कम हुआ था कि नहीं? एक्चुअल से कम हुआ था कि नहीं? पिछले केस को ही देखो, यस सर। जब लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही थी, लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही थी, ध्यान रहे ए से, तो जो रीडिंग आ रही थी वो एक्चुअल से कम आ रही थी। और इस केस में अगर हमें कहा है कि लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है, उस समय रीडिंग 76 है, तो ये एक्चुअल है या एक्चुअल से कम है? एक्चुअल से कम। एक्चुअल से कम है। तो एक्चुअल प्रेशर जो रहेगा वो क्या रहेगा फिर? एक्चुअल प्रेशर तो ज्यादा होगा ना फिर। इसलिए सही आंसर क्या हो गया? 76 से ज्यादा, क्योंकि 76 से ज्यादा होगा तो लिफ्ट जब एक्सेलरेट करेगी तो वहाँ एक्सेलरेशन g प्लस ए हो जाएगा। तो वहाँ जब 76 से ज्यादा रहा होगा एक्चुअल में तो रीडिंग 76 आएगी। इसलिए एक्चुअल प्रेशर लिफ्ट के अंदर 76 से ज्यादा रहा होगा, ऐसा कहा है इसने। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? सी वाला। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं यहाँ तक।